वनडे एग्जाम्स की 30 से 40 परीक्षाओं के रिजल्ट, एमपीपीएससी के 5 अटेम्प्ट्स के रिजल्ट, सब में फेलियर देखा। घर से ऐसा हो गया था कि पढ़ाई मत करो, उसके अलावा कुछ भी कर लो। आप जिन लोगों के लिए कर रहे हैं उन लोगों को ही कोई उम्मीद ना हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप पर उस समय क्या बीती। तो इस प्रश्न पर भी विचार करने लगा था, क्या मुझे मर जाना चाहिए? मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। किसान परिवार से जब कोई बच्चा सरकारी अफसर बनता है तो वो न केवल नौकरी करता है, न केवल पैसे कमाता है, बल्कि समाज, गांव, परिवार में एक इज्जत, एक ओहदा, एक हैसियत कमाता है। साथ ही वो अपनी आने वाली पीढ़ी और स्वयं के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करता है जो उसकी तस्वीर और तकदीर बदल देती है। मैं मनोज पाल, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, हिंदी माध्यम में, जिसके 12वीं में मात्र 50% थे, आज मध्य प्रदेश सिविल सेवा में एडी फाइनेंस के पद पर चयनित हूँ। अब एमपीपीएससी की तैयारी के साथ साथ ही मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था, जिससे कि कम से कम मैं एक नौकरी लग सकूं और जो मेरी सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उससे छुटकारा पा सकूं। जब मैंने पहली बार मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आती है उसमें मैंने फॉर्म भरा। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरा पेपर अच्छा गया, पेपर में पास कर गया। लेकिन मैंने जब पेपर पास किया तो उसके फिजिकल के लिए मैं देने गया, उसमें मेरी हाइट जो थी 0.5 हाइट कम रही। तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ और मैंने ऐसा सोच लिया कि शायद ये अब परीक्षाएं मेरे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन फिर हमारे साथ में जो कोचिंग में भैया लोग पढ़ते थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अगर तुम इस पेपर को इतनी जल्दी से पास कर सकते हो तो एमपीपीएससी के क्षेत्र में तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो लगभग 2014-15 से मैंने एमपीपीएससी की बहुत अच्छे से डेडिकेटेड तैयारी की। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन होता है और 2017 में मैं अपना पहला अटेम्प्ट देता हूँ। इसमें मैंने पहली बार में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था। अब चूँकि मेंस के लिए मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, पढ़ाई की ज़रूरत थी, लेकिन इसी समय मेरी आर्थिक स्थिति भी मुझे पीछे की ओर खींच रही थी। तो इसी के साथ मैंने ये निर्णय लिया कि मैं पीएससी की बहुत अच्छे से तैयारी करूँगा और पैसे कमाने के लिए भी कुछ काम करूँगा। तो मैंने साथ ही बच्चों को कोचिंग पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इस जद्दोजहद में 2017 का मेंस देते हैं, लेकिन मेंस हम लोग फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण था कि मैं उस अप्रोच को समझ नहीं पाता हूँ और जो जितनी प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस हो, इंटरव्यू के लिए हो, वो नहीं कर पाता हूँ, तो मैं मेंस को फेल कर गया। उसके बाद में जब मुझे ये समझ में आता है कि एमपीपीएससी के मेंस के लिए इंदौर जाना होगा, तो मैंने, चूँकि इंदौर जाने के लिए अब आपको पैसे भी लगेंगे, खर्चा लगेगा, तो 3 से 4 महीने बाद वो पेपर होना था। तो मैंने अपने दोस्तों से, भैया लोगों से कुछ पैसे उधार लिए और इंदौर गए। इंदौर में फिर 2-3 महीने तैयारी की, मेंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की और 2018 में पहला इंटरव्यू कॉल आया, मेरा मेंस अब क्लियर हो चुका था। इससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और ये लगा कि अब मैं इस तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन 2018 के जैसे ही मेंस हुआ, हम लोग वापस होशंगाबाद आ गए। अब जब होशंगाबाद वापस आए तो फिर से वही माहौल और वो पीएससी से कनेक्शन कम होता गया। जब इंटरव्यू दिया 2018 का तो उसमें फेल हो गए। तो अब ये पहला फेलियर था, लेकिन इसमें इस तरह का कनेक्शन पीएससी से हो गया था कि लगने लगा था कि हम इतनी कम तैयारी में जब इतने पास पहुंच सकते हैं रिजल्ट के, तो हम निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब 2019 आता है, 2019 का प्रीलिम्स दिया, हो गया। मेंस, चूंकि आप होशंगाबाद में ही रहने लगे थे तो फिर वहाँ से मेंस दिया। किस्मत से बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी, राइटिंग प्रैक्टिस हो गई थी, अब बहुत सारा हमारा ग्रुप बन गया था, तो 2019 का मेंस हमने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन इस बीच में मेंस होने से पहले ही इतनी सारी घटनाएं उस समय घटित हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि अब मरने का ऑप्शन भी नहीं है। कोविड की घटना हो या पैसे खत्म होने की घटना हो, हौसला नहीं होने की घटना हो, लोगों का साथ नहीं होने की घटना हो, या
उम्मीद खोने की घटना हो, वो सारा सब कुछ अब सेकंड अटेम्प्ट में सामने आ गया था। उसके बाद कोविड खत्म होता है और पूरा माहौल मैंने देखा कि जहां हम लोग रहते थे होशंगाबाद में, वो माहौल अब खत्म हो चुका था और एक तरह का जो लोग जहां जा सकते थे, कोई छोटी जॉब में चला गया, कोई बिजनेस करने लगा, कोई गांव चला गया, तो माहौल पूरी तरह खत्म हो चुका। चूंकि इस समय में मेरे छोटे भाई बहन भी पढ़ाई कर रहे थे, वो भी सब 12वीं पास हो चुके थे, तो मेरी छोटी बहन छोटे भाई होशंगाबाद रहने आ गए गांव से। अब मुझे उन लोगों को भी साथ लेकर चलना था, उनकी पढ़ाई में भी सहयोग करना था। चूँकि होशंगाबाद में इतने पैसे नहीं मिल रहे थे कि मैं अपना खर्चा चला सकूँ और उन लोगों के लिए कुछ मदद कर सकूँ। तो फिर मैंने बहुत सारे दोस्तों से सलाह ली, मशवरा किया कि मैं इंदौर जाके कुछ पढ़ाई से रिलेटेड काम कर लूँ और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकूँ। उसके बाद मैं 2020 के मेंस के लिए इंदौर शिफ्ट होता हूँ। अब 4 से 6 महीने मैंने बहुत सारी कोचिंग ढूँढी, पढ़ाने के लिए देखा, लेकिन वहाँ मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। मेरे पास जो कुछ थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे, वो भी ख़त्म हो रहे थे। दोस्तों से मैं बहुत सारे पैसे ऑलरेडी ही उधार ले चुका था। फिर जिस तरह से जो हालात रहे, धीरे-धीरे मुझे कोचिंग में एक जगह पढ़ाने का ऑफ़र आया, मैंने पढ़ाया। फिर कंटेंट राइटिंग का काम किया, एमपीपीएससी मेंस में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसकी कॉपी चेक की मैंने। तो इस तरह से मेरा और मेरे छोटे भाई-बहनों का खर्चा चलने लगा। लेकिन जैसे ही मेरे थर्ड अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आता है, तो मुझे इस समय बहुत उम्मीदें थी कि अब मैंने एक संघर्षों का लंबा दौर देख लिया है, फेलियर देख लिया है, बहुत ज़िल्लत भरी जीवन मैंने देख लिया है, अपमान सह लिया है, अब तो मेरा हो ही जाना चाहिए। लेकिन उम्मीदों के विपरीत फिर से रिज़ल्ट आता है कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। अब मैं बस इस तरह से सोच रहा था कि मतलब इस प्रश्न पर भी विचार करने लगा था, क्या मुझे मर जाना चाहिए? इस घटना ने मुझे इतना तोड़ दिया, इतना मजबूर कर दिया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मैं ये ऑप्शन भी ख़त्म कर चुका था। मैं आपको अपनी स्थिति के बारे में बता चुका हूँ कि एक किसान परिवार का लड़का हूँ, 4 भाई-बहनों में सबसे बड़ा हूँ, माँ-बाप गरीब, दुखियारे हैं। अगर मैं भी मर गया, तो उनकी हालत आप लोग समझ सकते हैं। वो तो बिना मारे ही मर जाएँगे। तो मैंने सोचा कि अब जिस तरह भी हो, मुझे तो ये करना ही है। मैंने उस समय में ये सोच लिया था कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। फिर मैंने बहुत और अपनी पढ़ाई, अपनी गलतियों को सुधारा, काम किया और मैं इतना नेगेटिव, इतना डिप्रेस हो गया था कि कोई मुझसे कुछ थोड़ा बहुत भी कह दे, तो पट-पट मेरी आँखों से आँसू टपकने लगते थे। ऐसी स्थिति रही, इतना नेगेटिव हो गया था कि मतलब कि अब मुझसे बैठा नहीं जाता था। मेरे दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार चलने लगे थे। लेकिन फिर भी मैंने जैसे-तैसे हिम्मत बाँध के अगला 2021 का अटेम्प्ट देता हूँ। प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस हो जाता है, लेकिन फिर वही कि अब मेंस हो गया तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी उम्मीदें बनती हैं। बहुत सारी तैयारी करता हूँ मैं और फिर से एक नए रिज़ल्ट का वेट करता हूँ। अब रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ मैं और अगर मैं देखता हूँ तो मेरे साथ वाले सारे दोस्त कहीं जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सब लोग सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि हाँ, मैं इतना जो संघर्ष कर रहा हूँ, ये कहीं न कहीं मुझे ले जाएगा। तो इस संघर्ष की बदौलत मैंने फिर से उम्मीदों के साथ 2021 का इंटरव्यू देता हूँ और इंतज़ार रहता है बस एक रिज़ल्ट का कि अब अपनी संघर्षों की कहानियाँ समाप्त होने वाली है। हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसको हम जीतने वाले हैं। फिर एक दिन रिज़ल्ट आता है और वही निराशा हाथ लगती है। अब कोई व्यक्ति अपने चौथे प्रयास में भी जब निराशा देखता है तो वो बिल्कुल टूट जाता है और ऐसे टूटता है कि अब उसको जोड़ने वाला भी कोई नहीं है। मुझे लोग समझा रहे हैं कि तुमने 4 इंटरव्यू दे दिए हैं, तुम बहुत पास हो,
अब तुम्हें सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा तो होना ही है। लेकिन जैसे राम की शक्ति पूजा में निराला लिखते हैं कि रावण को देखकर राम सोचते हैं कि इस इतने बड़े राक्षस से मैं अकेला कैसे लड़ूंगा। तो मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा सिलेबस, ये सारी दुनियादारी, ये आर्थिक स्थिति, ये सामाजिक स्थिति, जहाँ लोग ये पता भी नहीं है कि मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं, ऐसी स्थिति, आर्थिक रूप से ऐसी स्थिति कि मैं मतलब जहाँ 4 रोटी की भूख होती है वहाँ 2 रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में मैं बहुत हिम्मत करके कुछ बहुत अच्छे दोस्तों की मदद से अपना 5वां अटेम्प्ट देता हूँ 2022 का। 2022 के परीक्षा में मैंने बहुत अच्छे से अपनी गलतियों को सुधारा, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया और उसके बाद इंटरव्यू दिया। बहुत अच्छी सारी चीज़ें रही, सब कुछ। अब एक बार फिर वही उम्मीदें पली, बहुत आशा जगी कि अब हो जाएगा। आप यकीन मानिए इस समय में मेरे सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया। अब मुझे लगा कि मेरा ही नहीं हुआ है बस। और ऐसे बहुत सारे दोस्त जो हम साथ में बैठ के डिस्कस करते थे, मैं उनको कुछ चीज़ें बताता था और आप यकीन मानिए मैं उनसे सबसे सीनियर था। तो जब सब लोगों का सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा कि अब ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है। लेकिन एक और जो मन होता है कहीं दबा हुआ बैठा रहता है कि ये तुम्हारे साथ के लोग हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं, अब बस तुम में भी कहीं थोड़ी बहुत कमी बची है, कहीं थोड़ा बहुत तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही है, अब तुम्हारा भी हो जाएगा। फिर जब 2024 का 2023 का अटेम्प्ट देता हूं मैं, अपना 6वां अटेम्प्ट, उसमें प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, फिर से इंटरव्यू दिया। अब मामला जो है हाई कोर्ट में चला जाता है। एमपीपीएससी को जानने वाले बच्चे जितने भी हैं कि एमपीपीएससी में जो चीज़ें कम रहती है हाई कोर्ट में ज़्यादा रहती हैं, तो मामला अभी तक फंसा हुआ है। मैं सोच रहा था कि अब इसके बाद अब नहीं पढ़ना है, चाहे जो हो जाए, जैसा भी हो, अब आखिरी है ये। लेकिन फिर किसी तरह से मैंने 2024 का फिर से अपना 7वां अटेम्प्ट देता हूं मैं। तो अपने इस अटेम्प्ट में मैं बिल्कुल नाउम्मीद, निराश और बस केवल इतना सा कि मेरा काम है ये, मैं कर रहा हूं, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। इस बार नई चुनौती सामने थी, सिलेबस चेंज हो गया, कॉपी का पैटर्न चेंज हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट नए जुड़ गए हैं और मेरे पास समय कम है। मैं कहीं कोचिंग पढ़ा रहा था, कंटेंट में काम कर रहा था, बच्चों की कॉपियां चेक कर रहा था, घर पे बहुत सारा प्रेशर। अब एज बढ़ रही है तुम्हारी, शादी कर लो, छोटी बहन है उसकी शादी करनी है, छोटा भाई है वो पढ़ रहा है, और मतलब घर से ऐसा हो गया था कि पढ़ाई मत करो, उसके अलावा कुछ भी कर लो। हम चारों भाई बहन पढ़ रहे थे, किसी का कुछ नहीं हो रहा था। घर वाले कम पढ़े लिखे हैं, उनको लग रहा था कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, अपन जैसे लोगों की नौकरियां नहीं लगती हैं। अब उनका ये कहना और मेरा इतना लंबा संघर्षों का दौर, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपके किए कराए पे पानी फिर जाए। आप जिन लोगों के लिए कर रहे हैं उन लोगों को ही कोई उम्मीद ना हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप पर उस समय क्या बीत रही होगी। मैंने सोचा कि ठीक है, नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं है, लेकिन अपना काम है ये, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ और कर सकूं, ना कोई स्किल आती थी, ना कोई काम आता था, केवल जो आता था पढ़ना और पढ़ाना, तो मैं वही कर रहा था। 24 का अटेम्प्ट दिया, इसमें मैंने एफर्ट लेस तैयारी की थी कि बस काम है, जाके बैठ गए लाइब्रेरी में, पढ़ लिया, जब मन हुआ तब बाहर आ गए, उड़ गए, इस तरह से। तो चूंकि बस वही था कि किसी तरह हो जाए, लेकिन एक मन था अंदर कि नहीं, तुम्हें हारना नहीं है, डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लड़ना है, बस खुद के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए और इस पूरे समाज के लिए जो तुम्हें कुछ नहीं समझता है। इस समाज में अगर आप कुछ नहीं हो तो इसका मतलब यही है कि आप कुछ नहीं हो।
तो मैं केवल नौकरी के लिए, केवल पैसे के लिए नहीं लड़ रहा था। मैं लड़ रहा था अपने अपने घर वाले, अपने माँ बाप के वजूद के लिए कि समाज में वो भी कोई हैसियत, कोई इज्जत, कोई ओहदा रखते हैं, हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं फिर 24 का अटेम्प्ट देता हूँ। इस तरह से मैंने जब 24 का अटेम्प्ट दिया तो अब मेरा आखिरी इंटरव्यू है। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका हूँ। आपने इंटरव्यूअर्स को देखा होगा कि बहुत अच्छे से तैयार होके कोट टाई पहन के इंटरव्यू देने जाते हैं। 24 के इंटरव्यू में मैं सुबह उठता हूँ, शर्ट और पैंट पहना और मैं सीधे इंटरव्यू देने जाता हूँ। मैं किसी प्रकार से तैयार नहीं हुआ, ना कोट पहना ना टाई पहना। इंटरव्यू लेने वाले जो बोर्ड ने मुझसे पूछा कि आपने इस तरह से कपड़े पहने हैं, कोट टाई नहीं पहनी है, आपको हीनता का भाव नहीं आता? तो मैंने कहा था सर कि मैं जिस तरह की स्थिति से आता हूँ, जिस तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, यही मेरी स्थिति है और इसी को मैं दिखाता हूँ। मैं कोट और टाई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारा कौन सा इंटरव्यू है? तो मैंने कहा था सर ये मेरा 7वां इंटरव्यू है। जब मैं जो बोर्ड के चेयरमैन थे उनके चेहरे को देखा तो उनके भाव को ही मैं समझ गया था कि अब अपना काम यहाँ से हो गया है। तो जिस तरह की लाचारी से उन्हें मुझे देखा कि यार ये बच्चा इतना परेशान है, इतनी बार आ चुका है, जिस तरह की वो स्थिति बता रहा है, क्योंकि जब आप सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े होते हैं तो आपकी बातों में, आपकी आवाज़ में उस तरह का कॉन्फिडेंट और पॉजिटिविटी नहीं रहती है। तो फाइनली उस इंटरव्यू के बाद मैं अब पूरी तरह से बिना कोई रिजल्ट का वेट किए अपना काम करने लगा था। कोचिंग में पढ़ाने जाने लगा था, कंटेंट का काम कर रहा था और कॉपी चेकिंग का काम कर रहा था और मैंने ये सोच लिया था कि अब बस हो गया। उसके बाद से मैंने अपने बैकअप के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रखी थी। उसमें मैंने 2 बार मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हुए हैं, दोनों दिए और दोनों ही पास हो गए। इधर मेरा पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ हो गया। तो मुझे उस 1-2 महीने में वो सब मिला जिनका मैं 12-13 सालों से इंतज़ार कर रहा था। 2025 का साल मेरे लिए असफलता से शुरू हुआ। सबसे पहले 2022 का रिज़ल्ट आया जनवरी में और उसमें मैं फ़ेल था। उस दिन सब कुछ ख़त्म हो चुका था। चूँकि वो फरवरी का महीना था तो मुझे लगा कि अब 2025 हमसे कुछ चाहता है कि हम अब कुछ और करें जीवन में। लेकिन मार्च से ही 5 से 7 रिजल्ट मेरे सारे पॉजिटिव आए। मतलब कि मुझसे ये सब नियति करवाना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि तुम कितने हो, कितना कर सकते हो। 2025 का प्रीलिम्स पास हुआ, 2024 का मेंस पास हुआ, जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पास हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 मेरा एग्ज़ाम पास हुआ और फिर फाइनली 12 सितंबर 2025 को एमपीपीएससी 2024 का रिजल्ट आता है और इस बार लिस्ट में नाम था। इस बार वो वर्षों का संघर्ष जिसमें सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि वर्षों का संघर्ष तुमसे खूबसूरत तरीके से टकराएगा। तो उस समय मैं बिल्कुल निशब्द था। चूँकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने वन डे एग्ज़ाम्स की 30 से 40 परीक्षाओं के रिज़ल्ट, एमपीपीएससी के 5 अटेम्प्ट्स के रिज़ल्ट सब में फेलियर देखा, तो मैं जब मेरा आखिरी 2022 के रिज़ल्ट में अपना नाम नहीं देखा, उस दिन सोच लिया था कि मैं अब रिज़ल्ट में नाम नहीं देखूँगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो मुझे पीडीएफ फोबिया हो गया था कि मैं अब उस पीडीएफ को नहीं देखूँगा। अब अगर हो जाएगा तो लोगों के फ़ोन आ जाएँगे, लोग मुझे बधाई देने आ जाएँगे और अगर कोई फ़ोन नहीं आता है, कोई बधाई नहीं देता है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि इस बार फिर से तुम हार चुके हो। फिर उस
पूरी जद्दोजहद में वो सारे लोग, वो सारी दुनिया अब 360 डिग्री चेंज हो चुकी थी। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि सौर मंडल का केंद्र मैं बन चुका था। केवल और केवल रिजल्ट में एक ही नाम था, मनोज, बस। आप पूरा रिजल्ट देखेंगे तो 96 लोगों के नाम है, लेकिन कोई भी अगर बात कर रहा था तो एक ही रिजल्ट की बात कर रहा था कि लड़ाई लड़नी है, जुनून चाहिए, कुछ करके दिखाना है, इस स्थिति को बदलना है, तो ऐसा बनना है।